रिलेशनशिप में, मनी में, फाइनेंसेस में और वेरियस लाइफ की डे टू डे नेसेसिटीज। तो लेकर एंटेना से एटमॉस लेकर एंटेना से मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ क्या? कि कैसे मूलाधार चक्र को हम एटमॉस लेकर एंटेना से तो चेक कैसे कर सकते हैं। बहुत ऐसे मैंने केसेस देखे हैं जिनको कंसील ही नहीं होता, पेट बच्चे ही नहीं होते। यहाँ तक कि आप अगर जापान कंट्री की बात करें तो वहाँ पे तो लोग मैरिज ही नहीं करते। अपना ग्रोथ, अपनी उस माइंडसेट को उन्होंने इतना वो कर लिया है कि उनको सिर्फ करियर ही दिखता है, आगे कुछ नहीं दिखता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है जो बॉडी पे काम करती है, बॉडी के 7 चक्रस को मिसअलाइन करती रहती है। तो विटामिन मिनरल्स तो उसमें समझो कम होते भी है, नहीं भी होते होंगे, है ना, कुक करने पे। लेकिन एनर्जी फैक्टर है जो 100% कम होता था। और एनर्जी के बगैर आपकी बॉडी रीग्रोथ, रीजनरेट कैसे कर पाएगी। मेन डोर, किचन और बेडरूम, ये 3 इंपॉर्टेंट है। तो 60 साल का आदमी 20 साल तो सो के निकालता है, यानी 24 घंटे में 8 घंटे में 33%। यानी टॉयलेट और टेम्पल ठीक हो गया तो उनके हिसाब से वास्तु ठीक हो गया। इनके केस में वो उसके बाद 9 साल तक थे। वो एक उंगली के अलावा उनकी दूसरी उंगली नहीं कटी। फिर जूतों को आपने चेक किया, बैग को चेक किया, स्पेक्स को चेक किया, किसी की इयरिंग को चेक की, गोल्ड की बनी हुई है, और उसपे क्या अनुभव आया। सो नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन। ये हमारा क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन है जिसमें हमारे वेरियस स्टूडेंट्स अलग अलग तरह के उनके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे और इसमें हम उन सब लोगों को, है ना, इस क्वेश्चन के आंसर्स के माध्यम से अप्रोच करना चाहते हैं ताकि आपके जो जनरल डाउट्स है, जहाँ पे आपको क्लैरिटी चाहिए, काफी क्वेश्चंस आंसर नहीं होते हैं या फिर अलग अलग तरह के वास्तु के मोडालिटीज, हीलिंग के मोडालिटीज अवेलेबल है लेकिन उसमें से भी समाधान नहीं मिलता है। तो ऐसे क्या क्वेश्चंस हैं तो वो अब हम सुनते हैं और उससे क्या आंसर आता है ताकि आपको भी उससे फायदा हो। तो उससे हम अभी आगे बढ़ेंगे। सर, मेरे एज के जो पर्सन पीपल रहते हैं उन्हें मोस्टली रिलेशनशिप का प्रॉब्लम रहता है। तो लेकर एंटेना से एटमॉस लेकर एंटेना से मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ क्या? या कोई और चीजें हैं? इस टाइप का मेरा क्वेश्चन है, तो प्लीज आप कृपया करके मेरे लिए निर्धारित कर दीजिए। तो यस, है ना, अब इनका क्वेश्चन है रिलेशनशिप को लेके। अब क्या है कि इंडियन माइथोलॉजिकल और इंडियन फिलोसॉफिकल सिस्टम में हम पहले से हमारा रहा है कि फैमिली ट्रेंड, है ना, कि जॉइंट फैमिली में रहना वगैरह, और वेस्टर्न ट्रेंड रहा है कि कैसे हम अलग रहे। तो अब वो ट्रेंड इंडिया में आ रहा है और हम इजीली, है ना, क्योंकि वेस्टर्न ट्रेंड को फॉलो करते हैं तो उस तरह के माइंडसेट को डेवलप कर रहे हैं और इजीली न्यूक्लियर फैमिली में रहना या टोटली अकेले रहना। तो ये एक माइंडसेट का इश्यू है, ठीक है ना। और ओवरऑल दूसरी भी क्या चीज है कि अब एज गैप है फैमिली में, है ना, फादर और बच्चे का, फिर मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, लड़का या लड़की। अब इन सब में फाइनली माइंडसेट बोलो, एनर्जी बोलो, उन सब का खेल आ ही जाता है। तो अब एटमॉस लेकर एंटेना में सबसे बढ़िया बात क्या है कि ये अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे अलग अलग चीज को चेक कर पाता है, उनको ठीक भी कर सकता है। अच्छा, रिलेशनशिप की जब हम बात करेंगे तो वो जाके बैठता है मूलाधार चक्र से कनेक्टेड है। मूलाधार चक्र जो आपके फाइनेंस से भी रिलेटेड है। तो अगर हमने मूलाधार चक्र की फ्रीक्वेंसी को सेट किया अपने बॉडी पे रेगुलर बेसिस पे, या जिसको भी इश्यू है उसको, तो हम उस ऐसे काफी नेगेटिविटी पे जा रही हमारी फ्रीक्वेंसीज को, है ना, होल्ड कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, हार्मोनाइज कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि हमारा मूलाधार चक्र अगर बैलेंस रहना शुरू होगा रेगुलर बेसिस पे, तो डेफिनेटली इसमें आपको रिलेशनशिप में, मनी में, फाइनेंसेस में और वेरियस लाइफ की डे टू डे नेसेसिटीज, उसमें अच्छी तरह से अच्छे लेवल पे रिजल्ट्स ले सकेंगे। तो आप उस पे जरूर से ट्राई करिए, समझिए कि कैसे मूलाधार चक्र को हम एटमॉस लेकर एंटेना से तो चेक कैसे कर सकते हैं और फिर उसको हील, हार्मोनाइज कैसे कर सकते हैं। और जब आप इसका रेगुलर खुद पे अनुभव लेंगे, है ना, तो इससे आप और लोगों को भी वो अनुभव दे पाएंगे। अच्छा, तो मूलाधार से हम एक्टिवेट करके सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं काफी हद तक, क्योंकि आज तो मैंने ट्रेनिंग में सीख लिया है कि इजीली कैसे एनर्जाइज करते हैं। सर ने बहुत अच्छी तरह से इन 3 दिन के प्रैक्टिकल सेशन में बहुत अच्छी तरह से बता दिया है।
इसी रिलेटेड एक और क्वेश्चन था मेरा। रिलेशन तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन डाउन द टाइम बहुत ऐसे मैंने केसेस देखे हैं जिनको कंसीव ही नहीं होता, बच्चे ही नहीं होते। नॉर्मल हस्बैंड और वाइफ कपल बहुत अच्छे रहते हैं फिजिकली, मेंटली, इवन इकोनॉमिकली, बट उनको बच्चे ही नहीं होते, कंसीव नहीं हो पाता वो। तो उसका कोई प्रॉब्लम होता है और उसको सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा? सी आजकल का ये जनरल ट्रेंड, ये भी एक नया बहुत हो गया है, और ये भी वापस वेस्टर्न ट्रेंड ही है। अच्छा। क्योंकि वहां पे है ना, नॉर्मली न्यूक्लियर फैमिली, उसके साथ अकेले रहना। यहाँ तक कि आप अगर जापान कंट्री की बात करें तो वहां पे तो लोग मैरिज ही नहीं करते हैं, और मैरिज करते भी है तब भी 40 साल 50 साल तक की उम्र तक में भी, है ना, बच्चे इवन अगर वो कर भी पाते तब भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको अपनी फ्यूचर, अपना ग्रोथ, अपनी उस माइंडसेट को उन्होंने इतना वो कर लिया है कि उनको सिर्फ करियर ही दिखता है, आगे कुछ नहीं दिखता है। और फिर जब वो 50-60 के बाद फिर सोचने लगते हैं, तब तक ऑलरेडी समय निकल चुका होता है। अब इसमें क्या कर सकते हैं? तो बहुत से लोगों को फिजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है, तभी इश्यू नहीं होते, यानी कि कंसीव नहीं होता है। और बहुत लोगों के वास्तु के भी इश्यूज के कारण भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। फिजिकली इश्यू नहीं है उनको, बायोलॉजिकल उनको हेल्थ वाइज इश्यू नहीं है, उनके स्पर्म काउंट में प्रॉब्लम नहीं है, ओवरीज के एग्स में भी इश्यू नहीं है, लेकिन फिर भी कंसीव नहीं हो पाते। बहुत लोग कंसीव होते भी है लेकिन बच्चा रह नहीं पाता है, गिर जाता है, ऐसे भी चीजें मिलेंगी। और बहुत लोग फिर, है ना, अलग अलग तरह की मोडालिटीज प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं, लैब की टेस्ट ये वो, ताकि वो बच्चा कंसीव कर पाए। तो इसमें वास्तु की अगर मैं बात करूं तो बहुत सी ऐसी चीजें जैसे जियोपैथिक स्ट्रेस, मैग्नेटिक ग्रिड लाइंस, अंडरग्राउंड वाटर वेन्स, घर के अंदर की फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिसिटी, तो ये सारा जो हम ओवरऑल अगर बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, तो ये भी आपके बॉडी पे एक बड़े लेवल पे काम करता है। और बहुत सी जो वास्तु की मोडालिटीज अवेलेबल है उसमें हम इन चीजों पे बात ही नहीं करते। बहुत तो हम अगर वास्तु पे ही बात करेंगे कि क्यों कंसीव नहीं होता है, तो हम नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट की बात करेंगे कि वहां पे किचन है, टॉयलेट है, ये है वो है। लेकिन उसके अलावा, है ना, बेडरूम में जहाँ पे वो सोते हैं, अगर वहां पे अंडर द ग्राउंड से ये नेगेटिव वाइब्रेशंस उनके ऊपर हिट कर रहे हैं, है ना, जियोपैथिक स्ट्रेस की, मैग्नेटिक ग्रिड लाइंस की, अंडरग्राउंड वाटर वेन्स की, इलेक्ट्रिसिटी की, उसके बेडरूम में टीवी है वो ज्यादा यूज करते हैं, मोबाइल को पास में रख के सोते हैं या चार्जिंग में लगाते हैं, तो ऐसी बहुत सी अनगणित चीजें हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जो बॉडी पे काम करती है, बॉडी के 7 चक्रस को मिसअलाइन करती रहती है, और उसके कारण कंसीविंग ना हो पाना, ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन आज के तारीख में हो रहा है। प्लस उसके साथ क्या हो रहा है कि हमारी ईटिंग हैबिट्स, जो ताकत वाले चाहिए वो कम से कम खाना, है ना, शनिवार रविवार को बाहर का पिज्जा नहीं खाया तो क्या खाया वो तो ज्यादा ट्रेंड है। और बॉम्बे में जैसे रहते हैं, और पाव वड़ा और पाव भाजी हफ्ते में अगर 2 बार नहीं खाया तो बॉम्बे में रहने का क्या फायदा? तो ऐसे निकाल दो तो हार्डली कुछ बचता है कि घर का खाना हम खाते हैं ढंग का, और उसमें भी ज्यादातर हम कुक फूड खाते हैं। तो कुक फूड में, है ना, जब अब मैं मेरी अनुभव की बात करूं 4 साल पहले, तो जब लॉकडाउन का कारण था तो जो रॉ फूड वेजिटेबल्स आते थे ना, तो मैं उनकी एनर्जी चेक करता था हमारे एटमॉस्फेयर एंटेना से और नोट डाउन करता था। फिर उसमें से जब वेजिटेबल्स वगैरह हम कुक करते थे तो उसकी एनर्जी फिर से मैं चेक करता था कि आफ्टर कुकिंग अब कितनी एनर्जी है। तो विटामिन मिनरल्स तो उसमें समझो कम होते भी है, नहीं भी होते होंगे, है ना, कुक करने पे, लेकिन एनर्जी फैक्टर है जो 100% कम होता था। यानी अब जब लाया, अब पेस्टिसाइड वाला है, ऑर्गेनिक है, जो भी है, तो समझो किसी में 70% एनर्जी दिखी, किसी में 90, किसी में 50, किसी में 40, लेकिन कुक करने के बाद डेफिनेटली मुझे 5 to 10% से ज्यादा एनर्जी कोई भी कुक फूड में नहीं मिली। अब ऐसा जब खाना ही मैं सिर्फ खाऊंगा और उसके अलावा कुछ भी रॉ फूड नहीं खाता हूँ, सलाद नहीं खाता हूँ, फ्रूट्स नहीं खाता हूँ, है ना, ड्राई फ्रूट्स नहीं खाता हूँ, पत्ते हरी सब्जियां नहीं खाता हूँ, तो आप मुझे बताओ अपने आप एनर्जी कैसे आएगी? और एनर्जी के बगैर आपकी बॉडी रीग्रोथ, रीजनरेट कैसे कर पाएगी? उसके बाद आप सोते जहां है उधर ऐसे मैग्नेटिक ग्रिड्स, तो सोने पे सुहागा। आप समझे बात को? हाँ, पर सर आपने बोलते बोलते ये भी बोल दिया कि हम फास्ट फूड के इसमें रहते हैं, मोस्ट ऑफ द क्लाइंट ऐसे रहते हैं जिनको फास्ट फूड में रिजल्ट लगते हैं, तो उनके लिए कुछ तो है क्या?
सी फास्ट फूड में रिजल्ट लगते हैं, पर ऐसा नहीं है ना कि फास्ट फूड खराब ही है। लेकिन क्या है कि जैसे मैंने और एडिशनल चीजें बताई कि वो कहाँ पे सोते हैं, क्योंकि एक रेसिडेंशियल वास्तु में मेन डोर, किचन और बेडरूम ये 3 इंपॉर्टेंट है। लेकिन ज्यादातर जो कंसल्टेशन के लिए कंसल्टेंट जो क्लाइंट फोन करते हैं ना कंसल्टेंट्स को, तो वो क्या पूछते हैं, 2 T's, मेरा टॉयलेट ठीक है क्या, मेरा टेम्पल ठीक है क्या। यानी टॉयलेट और टेम्पल ठीक हो गया तो उनके हिसाब से वास्तु ठीक हो गया। और ज्यादातर लोग एज अ वास्तु कंसल्टेंट भी इन्हीं चीजों पे फोकस करते हैं। अब मुझे बताओ 24 घंटे में आप टेम्पल में कितना समय बिताते हैं और टॉयलेट में कितना समय बिताते हैं? 3% भी नहीं मेरे हिसाब यानी आधा घंटा, हाँ। 1 घंटा, उससे ज्यादा लोग क्या बिताएंगे? तो 24 घंटे में टोटल आधा से पौना घंटा, 1 घंटा कितना परसेंटेज हो गया? 2-3%, 4%, यस, है ना। लेकिन आप बेडरूम में कितना समय बिताएंगे? हाँ, पूरे 8 घंटे से पूरी 7 से 8 घंटे मिनिमम। तो 60 साल का आदमी 20 साल तो सो के निकालता है, यानी 24 घंटे में 8 घंटे यानी 33%। तो बेडरूम कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस पे तो हम ध्यान ही नहीं देते हैं, उसका क्या? बराबर। दूसरा, इंटीरियर्स आर्किटेक्चरल काम करते हैं तो आजकल कैसा फैशन है कि बेडरूम मेरा एकदम बेड होना चाहिए, बेडरूम में बेड एकदम परफेक्ट जगह पे होना चाहिए, दोनों समय साइड में साइड टेबल तो होना ही चाहिए, क्योंकि मेरा मोबाइल इधर रहेगा, इसका इधर रहेगा। अब मोबाइल रखेंगे तो चार्जिंग पॉइंट भी चाहिए। अब वो चार्जिंग के लिए 2 वायर तो नहीं निकालते सीलिंग पे से, 1 ही निकालते हैं। और फिर करते हैं क्या है, आपके बरोबर हेडबोर्ड के पीछे से दूसरी वायर को खींच के दूसरा पॉइंट डालते हैं। यानी आप जहां पे सोने जाते हैं बरोबर आपके सर के पीछे इलेक्ट्रिक की वायर पास होती है, और वो इलेक्ट्रिक की वायर की मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कम से कम 3 फीट तक बाहर आता है कोई भी लाइफ वायर का। तो अब आप बताओ, आपका दीवार, उसके अंदर इलेक्ट्रिक वायर और आपका हेडबोर्ड और आपका सर कितना दूर है? हार्डली इंचेस में ही रहेगा, वो भी स्केल, नॉर्मल स्केल लगाना। 3-4 इंचेस। तो इसके कारण आपके सर पे, क्राउन चक्र पे इफेक्ट आएगा। तो मुझे बताओ, आपकी ग्लोबल अपना कॉस्मिक एनर्जी और टेलोरिक एनर्जी जिस पे हम ज्यादातर फोकस करते हैं जब एटमॉस लेकरेंटेना से काम करते हैं, उसमें से एक एनर्जी की क्या कर दी हमने? बैंड ही बजा दी ना, ब्लॉक ही कर दिया हमने उसको। बराबर है। तो अब ऐसे मल्टीपल अलग अलग चीजों के कारण हमारे हेल्थ में प्रॉब्लम आते हैं, और फिर हमारे हेल्थ में प्रॉब्लम आते हैं, हमारे रिलेशनशिप में भी उसके कारण प्रॉब्लम आ सकते हैं, और प्लस कंसीविंग में भी। अब बहुत से लोगों को कंसीविंग में प्रॉब्लम नहीं आने का कारण ये हो सकता है कि पीछे वायर शायद नहीं होगी उनकी, मे बी वो जिस बेडरूम में सोते हैं वहां पे कम से कम मैग्नेटिक ग्रिड लाइंस होंगी, या वो ऐसे जोन में होते होंगे कि 2 ग्रिड लाइन यानी के बीच में आ रहे हैं, तो नेगेटिव से दूर हो गए। अब मैं आपको एक मेरा एग्जांपल देता हूं, है ना, जो बहुत साल पहले मैंने किया है। ऑफ कोर्स वो कंसीविंग का केस नहीं है, हेल्थ का केस है, पर सुनो, है ना, 6 फुट का आदमी, हट्टा खट्टा अच्छा खासा, लेकिन जो बीमारी बोलो उसको है, बरोबर है। अब जब पूरा उनका बंगलो चेक किया और उनका बेडरूम, तो उनके बेडरूम में मुझे 3 नेगेटिव मैग्नेटिक ग्रिड लाइंस की एनर्जीज मिली। वो 3 लाइन कैसे पास हो रही थी? एक अक्रॉस द सर, एक अक्रॉस द पैर और एक अक्रॉस द बॉडी, बरोबर। अब वो खुद 6 फुट के, उनकी वाइफ 5 फुट की, बरोबर है। तो अक्रॉस द बॉडी जो पूरी लाइन जब जहां से पास हो रही थी वहां पे वो सोते थे, उनकी वाइफ उनके बाजू में सोती थी, और क्योंकि 5 फुट की थी तो पैर वाली लाइन नहीं पास हो रही थी, सर वाली लाइन भी पास नहीं हो रही थी, और अक्रॉस द बॉडी लाइन थी नहीं। तो वो 10 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, तब भी हेल्दी थे और अभी भी हेल्दी है। लेकिन जो क्लाइंट ने जिन्होंने मुझे बुलाया वो ऑलरेडी 60 प्लस के थे, तो ऑलरेडी क्योंकि सर पे से लाइन पास हो रही थी, तो है ना, आप समझ लो ऐसे हो रही थी सर पे से और पैर पे से, है ना, ऐसा सी सेट में लाइन पास हो रही थी। तो यहाँ पे ऑपरेशन हुआ था उनका ऑलरेडी, पैरों में डायबिटीज था, गैंग्रीन के कारण एक उंगली कट गई थी, और ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट के प्रॉब्लम, डायबिटीज सब उनको थी। लेकिन जब वो इन 3 लाइनों पे हमने हार्मोनाइजेशन किया, अब नॉर्मल ट्रेंड क्या है, एक उंगली अगर गैंग्रीन के कारण कटी, पूरा उसके बाद क्या होता है, पूरा पैर कट पड़ता है, धीरे 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 धीरे। इनके केस में वो उसके बाद 9 साल तक थे, वो एक उंगली के अलावा उनकी दूसरी उंगली नहीं कटी। इसका मतलब क्या कि एनवायरनमेंट उन पे काम कर रहा था, उनकी बॉडी में इश्यू नहीं थे इतने जिसके कारण गैंग्रीन या डायबिटीज हुआ था।
एनवायरमेंटल इम्बैलेंसेस के कारण उनके बॉडी पे वो प्रॉब्लम्स थे हेल्थ के, और उसके कारण वो प्रॉब्लम उंगली पे गई। अब वो उंगली तो कट गई, लेकिन उसके बाद 9 साल तक उनकी दूसरी उंगली नहीं कटी। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं ना, हर एक के ऊपर अलग असर आता है, प्लस उसकी जगह में ये कितनी चीजें अवेलेबल है जो उनकी ABCD कर रही है। इसके कारण किसको कम किसको ज्यादा रिजल्ट आते हैं। हाँ, तो फिर से वही, अगर फास्ट फूड वाला जैसा क्विक सॉल्यूशन रहता है तो हम एनर्जी वस्तु से वो क्विक सॉल्यूशन उनको दे सकते हैं। परफेक्ट, थैंक यू। तो सी एनर्जी वस्तु में क्या क्विक सॉल्यूशन है? हमने एंटेना उठाया, कॉस्मिक और टेलुरिक पे काम करना शुरू किया, चक्रस को बैलेंस कर सकते हैं। कितना समय लगता है? 5 से 7 मिनट, बरोबर। अब क्लाइंट समझो एनर्जी वस्तु प्रोटोकॉल सिस्टम के बेसिस पे अपना पूरा घर हार्मोनाइज नहीं कर पा रहा है, या उसने सीखा नहीं है, है ना, और आप भी अभी तुरंत उसको सर्विसेज नहीं दे पाते, क्योंकि आप भी सीख रहे हैं। लेकिन आपने एंटेना आप सीख लिया है, आपको ये पता है कि कॉस्मिक और टेलुरिक एनर्जी को हमने अगर एनर्जाइज किया तो उसके 7 चक्र धीरे धीरे बैलेंस हो जाएंगे। अब 7 चक्र बैलेंस होंगे, जो मेन हमारे बॉडी के 7 एनर्जी सेंटर्स है, तो ऑटोमेटिकली उसको कुछ ना कुछ तो फर्क आएगा ही। और वो फर्क कंटिन्यूस में उसको आप अगर देते हैं रेगुलर ऑनलाइन ऑफलाइन हीलिंग करके, तो बट नेचुरली उसको फर्क पड़ेगा। ग्रेट, मैं ट्राई करूंगा। है मेरे ऐसे 2-3 क्लाइंट्स नहीं, लेकिन कलीग है, लेकिन उनके लिए मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा और उनको कुछ ना कुछ जल्दी से जल्दी कंसिडर हो जाए। थैंक यू सर जी। उसके लिए आप खुद अनुभव करो, अपने चक्रस को एक्टिवेट करो, और उससे देखो कि आपको क्या पहले फर्क आया। डेफिनेटली ये क्या करेगा? आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा, और इसके कारण जब आप उन पे काम करोगे तो आप उस ट्रेंड को समझ पाओगे कि क्या चेंज आ रहा है। जैसे आपने यहाँ पे 3 दिन में देखा कि पहले दिन सब लोग का एक ही आंसर था, सर हम थक गए। हाँ, मैंने वो सच में वो फील किया है मैंने लिटरली। तो लेकिन सेकेंड डे इट वाज लिटरली एनर्जेटिक, है ना, उससे 2 घंटा ज्यादा काम किया, लेकिन कभी नहीं थका। तो क्यों? क्योंकि आप एनर्जाइज स्पेस को हमने सबने मिलकर एनर्जाइज किया। तो स्पेस को एनर्जाइज करने के कारण किसी को थकावट नहीं लगी। इवन अभी भी वो एनर्जी फील हो रही है। इतने टाइम से सुबह से हम बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी कर रहे हैं, थकावट फील ही नहीं हुई। बरोबर है। रात के सिर्फ 2 घंटे हम नींद ले चुके हैं। थैंक यू। तो एनर्जी का कुछ कारण है, एनर्जी का कुछ मतलब है, इसमें से तो समझ में आ रहा है। और अनुभव तो आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में ले ही लिया है। कितने लोगों की हीलिंग करके, कितने लोगों के चक्रा चेक करके, चक्रा को इवन ठीक करके, फिर जूतों को आपने चेक किया, बेल्ट को चेक किया, स्पेक्स को चेक किया, किसी की इयरिंग को चेक की, गोल्ड की बनी हुई है, और उस पे क्या अनुभव आया? हम उल्टे हो गए, सब चीजें लगा दी, लेकिन वो ठीक नहीं हुई तो नहीं हुई, वो बैड ही है ना, या तो उसका शेप या तो उसका गोल्ड। तो अब हमने फाइनली उनको क्या बताया? गोल्ड के लिए सूट नहीं है, इसको जला के नया गोल्ड बना के पहनना है, पर इसको नहीं पहनना है।